आप सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नरेश गढ़वाल आज आप सभी लोगों के लिए साइकेट्रिक का न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक मेजर प्रॉब्लम है, मेजर साइकोटिक डिसऑर्डर है दोस्तों। आज उसके बारे में अपने को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, क्लियर है। और उसी के रिगार्डिंग टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस पेपर हैं उनको मैंने अच्छे से जब स्टडी किया तो पता चला काफ़ी क्वेश्चन स्किज़ोफ्रेनिया पे पुटअप हुए हैं। और इस स्किज़ोफ्रेनिया पे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, क्लियर है। तो ये अपनी एक साइकेट्रिक क्लास है और जो भी चैनल पे नए हैं उन्हें सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि अब आने वाला कोई भी अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा, क्लियर है। तो अपने चैनल के माध्यम से आप एम्स, नॉर्थ-सेट, जिपमर, निमांस, RML, GMCH, ESIC इन सभी के लिए प्रिपेयर यदि आप करते हैं, तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सबसे पहले साइकोटिक डिसऑर्डर्स क्या होता है दोस्तों। साइकोटिक डिसऑर्डर यहाँ लिखा है मैंने, साइकोटिक डिसऑर्डर ये लिखा हुआ है साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर सबसे पहले बात ये कर लेते हैं डिसऑर्डर किसे कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए ग्रुप ऑफ सिम्टम किसे कहते हैं, खूब सारे सिम्टम्स मिलके क्या कहते हैं, उसे डिसऑर्डर कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम क्या कहलाता है, डिसऑर्डर कहलाता है, क्लियर है। खूब सारे सिम्टम्स मिलके उसे हम डिसऑर्डर कहते हैं, क्लियर। तो अब बात करेंगे साइकोटिक। अब वो कौन से वाले साइकोटिक सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे डेल्यूजन एक प्रकार का साइकोटिक सिम्टम है। और हेलुसिनेशन, आप ज़्यादा यही पढ़ते हैं कि कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है साइकोटिक सिम्टम कौन से होते हैं, हेलुसिनेशन और डेल्यूजन, आपके दिमाग में यही आता है। डेल्यूजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। यदि किसी को पक्का झूठा विश्वास हो जाता है किसी चीज़ पे, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, उसे क्या कहते हैं, डेल्यूजन बोलते हैं। ये एक थॉट कंटेंट डिसऑर्डर है। कौन से लेवल का डिसऑर्डर है, थॉट कंटेंट लेवल का डिसऑर्डर है। आप लिख लीजिए यहाँ पे, ये आप ही के लिए स्पेस रखा हुआ है कि आप लोग यहाँ एक्स्ट्रा लिख सको जब आप अपना नोट्स प्रिपेयर करोगे। तो डेल्यूजन एक प्रकार का, इसमें फॉल्स फिक्स बिलीफ हो जाता है पेशेंट को, और एक प्रकार का थॉट कंटेंट डिसऑर्डर है। नेक्स्ट बात करेंगे हेलुसिनेशन में क्या होता है दोस्तों, फॉल्स परसेप्शन होता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाई। कोई ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाई नहीं है आसपास, कोई भी उसको आवाज़ नहीं दे रहा है, कोई भी उसको साउंड नहीं बोल रहा है आसपास, फिर भी उसको लगता है कोई ये आवाज़ कहीं ना कहीं से आ रही है, वो जो मुझे बुला रही है। तो इसी तरह से किसी भी टाइप का हेलुसिनेशन हो सकता है, वो गस्टेटरी हो सकता है, वो टेक्टाइल हो सकता है, क्लियर है। तो मोस्टली ऑडिटरी हेलुसिनेशन आपके स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, अभी अपन बात करेंगे। तो हेलुसिनेशन में क्या होता है, फॉल्स परसेप्शन होता है इन दी एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाई। आप यहाँ लिख सकते हैं ये चीज़, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरह से आते हैं कि ये फॉल्स परसेप्शन हो रहा है पेशेंट को किसी एब्सेंस में, ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाई की एब्सेंस में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम हेलुसिनेशन कहेंगे। नेक्स्ट है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर मतलब अनयूजुअल बिहेवियर, जो कि हमारी सोसाइटी में कॉमनली नहीं देखने को मिलता नॉर्मली पीपल्स में, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, क्लियर है। नेक्स्ट है फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे फॉर्मेशन लेवल के। नेक्स्ट है कैटाटोनिया, मोटार से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है टॉकिंग टू सेल्फ, पेशेंट क्या करता रहेगा, साइकोटिक सिम्टम्स है एक प्रकार का टॉकिंग टू सेल्फ, पेशेंट खुद से ही बात करेगा, मटरिंग, स्माइलिंग, खुद से ही बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक प्रकार का डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी चेंज, पेशेंट की पर्सनैलिटी के अंदर भी चेंज देखने को मिलेगा, जो कि कॉमन पीपल में नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि कोई भी काम एकदम से छोड़ देगा करता, कोई भी काम कर रहा है, कभी अचानक से सडनली गुस्सा हो जाना, एग्रेशन हो जाना, विड्रॉल कर देना किसी भी पर, इसी तरह एग्रेशन, विड्रॉल, ये सब क्या है, पर्सनैलिटी चेंज के एग्जाम्पल है आपके लिए। तो पर्सनैलिटी चेंज, टॉकिंग टू सेल्फ, कैटाटोनिया, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, ये सभी के सभी साइकोटिक सिम्टम्स हैं जो कि साइकोटिक डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं, क्लियर है। अब
बात करते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर के। कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो लॉस ऑफ जजमेंट, पेशेंट को क्या सही है क्या गलत है वह ये चीज़ नहीं कर पाता है। जिनमें साइकोटिक डिसऑर्डर होता है तो वो ये नहीं कर पाता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, इस चीज़ को वह डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। और उसको लैक ऑफ इंसाइट होता है। लैक ऑफ इंसाइट का मतलब होता है उसको खुद की जो प्रॉब्लम है, इलनेस है, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आप यदि पेशेंट को बोलेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर के पास दिखाने के लिए चलना है, तो पेशेंट क्या करेगा, रिफ्यूज़ करेगा, अपनी इलनेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिफ्यूज़ करेगा अपनी इलनेस को लेके। तो उसे बोलते हैं लैक ऑफ, क्योंकि उसकी पेशेंट की जो इंसाइट है वह क्या है, एब्सेंट है। इंसाइट का मतलब समझ लो अवेयरनेस, मेनली है अवेयरनेस, जो जागरूकता है खुद की बीमारी को लेके वह पेशेंट में नहीं रहेगी। क्लियर है दोस्तों। तो ये सबसे मेन है। इन सब में से जो कंपोनेंट है, इन सभी कंपोनेंट में सबसे मेन कंपोनेंट यही है दोस्तों, लैक ऑफ इंसाइट। पेशेंट के अंदर लैक ऑफ इंसाइट नहीं रहती है साइकोटिक डिसऑर्डर में। देखो साइकोटिक डिसऑर्डर अदर भी होते हैं, पर जो मेन मेजर साइकोटिक डिसऑर्डर होता है वह स्किज़ोफ्रेनिया होता है। तो उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। जो आपके दिमाग में जो चल रहे हैं यूजेन ब्लूलर, फर्स्ट रैंक सिम्टम, वह सब अभी आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट है डेटेरियोरेटिंग एंड चेंजिंग पर्सनैलिटी। पेशेंट की जो पर्सनैलिटी है उसमें काफ़ी बदलाव आ जाता है जब पेशेंट साइकोटिक डिसऑर्डर से सफ़र करता है। लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी से कांटेक्ट नहीं होता, वो इमेजिनरी टॉक्स बातें करता रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा आवाज़ आ रहा है जो मेरे को ऐसा करने के लिए बोल रहा है, ऐसा मतलब अनयूजुअल बिहेवियर वो करता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। ये कंपोनेंट है साइकोटिक डिसऑर्डर के, जिसमें मेन आपको याद रखना है लैक ऑफ इंसाइट। करेक्ट। तो लॉस ऑफ जजमेंट, डेटेरियोरेटिंग चेंजिंग पर्सनैलिटी, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, ये सब देखने को मिलता है। पेशेंट विद जो साइकोटिक डिसऑर्डर का जो पेशेंट होता है, पेशेंट विद साइकोटिक डिसऑर्डर रिफ्यूज़ करता है, क्या करता है, रिफ्यूज़ करता है टू एक्सेप्ट किस चीज़ को, देयर इलनेस। वो अपनी इलनेस को नहीं मानता है कि उसके ये चीज़ प्रॉब्लम है, और वो डॉक्टर से भी नहीं मिलेगा, ठीक है, रिफ्यूज़ करेगा। तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ इंसाइट। करेक्ट, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अपनी बीमारी को लेके। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो टू टाइप से साइकोटिक डिसऑर्डर को क्लासीफाई किया है। एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब समझिए, प्राइमरी मतलब होता है सडन, मतलब एकदम से किसी के अंदर ये साइकोटिक सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे लॉस ऑफ जजमेंट, इंसाइट, लैक ऑफ इंसाइट, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन आपको मैंने बताया कि फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है, एक प्रकार का थॉट कंटेंट डिसऑर्डर है। हेलुसिनेशन क्या है, एक प्रकार का परसेप्शन डिसऑर्डर है, परसेप्शन के अंदर प्रॉब्लम है, पेशेंट को फॉल्स परसेप्शन हो रहा है। क्लियर है। तो ये सब सिम्टम्स यदि सडन देखने को मिलते हैं, पहले उसके कोई भी बीमारी नहीं थी, कोई कुछ इलनेस नहीं थी, कोई साइकेट्रिक इलनेस नहीं थी, एकदम से जो भी हुआ है उसके सडन हुआ है, पहले कुछ भी नहीं था, उसके कोई अदर प्रॉब्लम उसके नहीं थी, तो उसको बोले, इसका एग्जाम्पल है स्किज़ोफ्रेनिया। क्या एग्जाम्पल है, स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंडरी साइकोटिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं। ये ऑलरेडी डिप्रेस्ड जो या फिर सैड जो पर्सन रहता है उसमें देखने को मिलता है। पहले से या डिप्रेस्ड या सैड जो पर्सन रहता है, पहले वो काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में था। क्लियर है। और डिप्रेशन में होने की वजह से फिर काफ़ी टाइम के बाद में देखने को मिला उसके अंदर साइकोटिक सिम्टम भी देखने को मिल रहे हैं, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, लैक ऑफ इंसाइट, ये सब देखने को मिला बाद में। पर पहले उसके डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम थी, फिर उसके ये सिम्टम, साइकोटिक सिम्टम शो हो रहे हैं, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, ये सब। तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी साइकोटिक डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी साइकोटिक डिसऑर्डर या मूड कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है, मूड कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है। तो इसके अंदर इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, आपके सामने है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन किसका एग्जांपल है दोस्तों, सेकेंडरी साइकोटिक डिसऑर्डर का एग्जांपल है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या है, पेशेंट को ऐसा लगता है बाहरी एक्सटर्नल वर्ल्ड से, बाहरी दुनिया से मेरे को ऐसी एक आवाज़ आ रही है कि जा और कूद जा छत से, ऐसी आवाज़ आ रही है जा और कूद जा। तो ये आ रही है, ये चीज़ है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। जबकि रियल में कोई भी उसको ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, बट उसको ऐसा आवाज़ सुनाई देता है, उसकी ये
एक है, इसे बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है स्किज़ोफ्रेनिया में। क्लियर है दोस्तों। अब बात करेंगे, और जितना भी साइकेट्रिक के अंदर मोस्ट कॉमनली यदि पूछा जाए तो ऑडिटरी, और यदि ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर की बात करेंगे तो आपका आंसर जाएगा विजुअल हेलुसिनेशन। आप लिख सकते हैं साइड में नोट्स में, यदि ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर की बात की जाए मोस्ट कॉमन कौन सा होता है परसेप्चुअल डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक, तो विजुअल हेलुसिनेशन आंसर जाएगा। और यदि आपका ऐसे सिंपली पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन साइकोटिक डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन कौन सा हेलुसिनेशन देखने को मिलता है साइकोटिक डिसऑर्डर में, तो आपका राइट आंसर है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। क्लियर है। अब बात करते हैं DSM-5 क्या चीज़ है, ICD-11 क्या चीज़ है। आप साइकेट्रिक में DSM-5 वर्ड पढ़ते हैं, DSM-5 की जो फुल फॉर्म है वो लिख लीजिए आप, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इसकी फुल फॉर्म है। और 5 का मतलब होता है 5th एडिशन, DSM का 5th एडिशन चल रहा है अभी। और ये अमेरिकन साइकेट्रिक जो एसोसिएशन है उसने पब्लिश किया था 2013 के अंदर, कब 2013 के अंदर इसको पब्लिश किया गया है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि यदि सिम्टम्स मोर देन 6 मंथ हैं किसी पेशेंट के अंदर तो उसको बोलेंगे स्किज़ोफ्रेनिया। यदि किसी पेशेंट के अंदर जो साइकोटिक सिम्टम हमने अभी आपके साथ डिस्कस किए, जैसे लॉस ऑफ जजमेंट, लैक ऑफ इंसाइट, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, ये सब यदि 6 मंथ से ज़्यादा तक है इनका ड्यूरेशन, तो हम इसे क्या कहेंगे दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया। क्लियर है। और यही यदि 1 to 6 मंथ तक यदि ये सिम्टम रहते हैं तो उसको बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म इलनेस। क्या कहेंगे, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म इलनेस इसको बोला गया। और यदि 1 मंथ से लेस देन 1 मंथ यदि सिम्टम्स रहते हैं तो उसको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। इनके रिगार्डिंग दोस्तों जो भी क्वेश्चन बनते हैं अपन इस सेशन के एंड में, उन क्वेश्चंस को जब सोल्व करोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ ये हम सब ने क्लास में पढ़ा, इसको बाद में आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। क्लियर है। इम्प्लीमेंट, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आपकी स्टडी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप क्लास देखें, क्लास के बाद उसी क्लास से रिलेटेड जितने भी MCQ है, तो MCQ सोल्व करने से क्या होता है, आपने जो मैटर पढ़ा ना उसका यूँ मान लो बूस्टअप हो जाता है। क्या हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ICD-11। ICD-11 क्या कहता है, ये कहता है यदि सिम्टम साइकोटिक सिम्टम लेस देन 1 मंथ है किसी के अंदर तो उसे एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक बोलेंगे, एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक, ATP। यदि मोर देन 1 मंथ, 1 मंथ से ज़्यादा यदि सिम्टम रहते हैं साइकोटिक सिम्टम, तब हम ICD-11 के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर। क्या कहेंगे, स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर। देखो ICD की फुल फॉर्म भी लिख लीजिए आप अपने नोट्स में यहीं पे, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। क्या कहते हैं, ICD का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। ये WHO ने पब्लिश किया है 2018 के अंदर, ये ICD-11 पब्लिश किया है। इसके अंदर सभी प्रकार के मेडिकल डिसऑर्डर आते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर आते हैं, और साइकेट्रिक डिसऑर्डर आपका चैप्टर नंबर 6 के अंदर आता है। इसके अंदर ICD-11 के अंदर जो चैप्टर नंबर 6 है ना दोस्तों, उसके अंदर साइकेट्रिक जो कि डिसऑर्डर्स हैं वो उसके अंदर दिए हुए हैं। क्लियर है। तो आप ये दोनों के बारे में भी पता होना चाहिए, DSM क्या होता है, ICD क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग स्किज़ोफ्रेनिया का क्या क्राइटेरिया है, कितने मंथ्स तक सिम्टम्स शो होने चाहिए, ये आपके सामने। ये सब दोस्तों क्वेश्चन में आपके सामने अभी आएंगे, फिर आपको करेक्ट आंसर बताना होगा। तो अच्छे से अपना रीड कर लो, नोट्स बना के लिख के जितना पढ़ोगे उतना ही आपके दिमाग में रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ो मतलब क्या होता है दोस्तों, स्किज़ो मतलब होता है स्प्लिट। स्प्लिट मतलब माइंड का डिस्ट्रैक्ट हो जाना, स्प्लिट हो जाना, और फ्रेनिया मतलब होता है माइंड। स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ो मतलब स्प्लिट, माइंड का स्प्लिट हो जाना। तो जो स्किज़ोफ्रेनिया जो वर्ड है ये किसने कॉइन किया है, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार सो मेनी टाइम्स आस्क इन मेनी डिफरेंट एग्जाम्स। कॉइन्ड बाय, किसने कॉइन किया ये जो वर्ड है स्किज़ोफ्रेनिया, ये यूजेन ब्यूलर।
मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए कि यूजेन ब्यूलर ने क्या किया था, स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड दिया, और इसने यूजेन ब्यूलर ने स्किज़ोफ्रेनिया के 4A सिम्टम बताए। क्या बताए? 4A सिम्टम। क्लियर दोस्तों? इनको फंडामेंटल या प्राइमरी सिम्टम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? प्राइमरी या फंडामेंटल सिम्टम के नाम से भी जानते हैं। 4A सिम्टम, ऐसे सिम्टम बताएं जिनके चारों के जो स्टार्टिंग के नेम है वो A से स्टार्ट है। क्लियर है? अब A से ऑटिज्म, ए फॉर ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब होता है यदि कोई पर्सन सोशल विड्रॉल, समाज में नहीं जाता है, मिलता जुलता नहीं है और अकेला रहता है, वो उसको बोलते हैं ऑटिज्म। क्या बोलते हैं? ऑटिज्म। यदि ये चीज़ है तो ये स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम है। नेक्स्ट है एम्बिवलेंस। एम्बिवलेंस का मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू डिसाइड, किसी चीज़ में डिसाइड नहीं कर पाता है। जैसे कि आप पेशेंट से हाथ मिला रहे हैं, किसी से हाथ मिला रहे हैं, बट वो क्या करेगा? सोचेगा हाथ मिलाऊं नहीं मिलाऊं। बट नॉर्मल जो पेशेंट होगा आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा और आपसे हैंडशेक करेगा। बट जो जिसके भी एम्बिवलेंस कंडीशन क्या होगी? इनएबिलिटी टू डिसाइड। वो सोचेगा एक बार हाथ को आगे ले जाए फिर बैक कर लेगा, तो इनएबिलिटी टू डिसाइड नहीं कर पाएगा, उसे बोलते हैं एम्बिवलेंस। नेक्स्ट है अफेक्टिव फ्लैटनिंग। अफेक्टिव फ्लैटनिंग मतलब, अफेक्टिव का मतलब होता है इमोशन, फ्लैटनिंग मतलब फ्लैट, एकदम कोई इमोशन नहीं है, शोज नो इमोशन। ऐसे जब स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर, क्लाइंट के अंदर किसी भी प्रकार का इमोशन नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों इमोशन क्वेश्चन आता है आपके, कंट्रोल किससे होता है और जनरेट किससे होता है? यदि कंट्रोल और रेगुलेट की बात करें, कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है? बताइए। इमोशंस को कंट्रोल रेगुलेट कौन सा पार्ट करता है? तो फ्रंटल लोब आपका आंसर जाएगा। फ्रंटल लोब करता है, आपका जो ब्रेन का पार्ट है फ्रंटल लोब, वह क्या करता है? कंट्रोल और रेगुलेट करता है इमोशंस को। और इमोशंस को जनरेट कौन करता है? बताइए। लिम्बिक सिस्टम। कौन सा करता है? लिम्बिक सिस्टम क्या करता है? जनरेट करता है आपके इमोशंस को। और कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है? फ्रंटल लोब करता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है इमोशन से संबंधित। इमोशंस क्या रहेंगे? एकदम ब्लंट रहेंगे, इमोशनल ब्लंटिंग रहेगी, फ्लैट रहेंगे, किसी भी प्रकार का इमोशन नहीं देखने को मिलेगा, उसे कहते हैं अफेक्टिव फ्लैटनिंग। नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएशन लूज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है थॉट जो प्रोसेस है वो लूज हो जाएगी, कोजिंग डिसऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस, स्पीच, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। एसोसिएशन लॉस में क्या होता है? पेशेंट का किसी भी बात से लिंकअप नहीं होगा। एक बार बोलेगा मुझे आज ड्यूटी पे जाना है, मैं कल वहाँ घूमने गया था, फिर बोलेगा अरे मेरे चाचा की लड़की आई है। इस तरह से बात करेगा, मतलब किसी भी बात का कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, उसे बोलते हैं एसोसिएशन लॉस। ठीक है, किसी भी जो भी वो वर्ड बोलेगा, मुझे नहाना है, मेरा पेन कहाँ गया, मैंने खाना नहीं खाया, मतलब ऐसी किसी भी बात का कोई लिंकअप नहीं, तो ऐसी बात करेगा, इसको बोलते हैं एसोसिएशन लॉस। क्लियर है? अब बात करेंगे तो ये 4 के 4 है, 4A सिम्टम है, इनको फंडामेंटल और प्राइमरी सिम्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये स्किज़ोफ्रेनिया के 4A सिम्टम है, ये यूजेन ब्यूलर ने दिए थे। अच्छे से सुन लो आप, ये एग्जाम में ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्किज़ोफ्रेनिया का। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए अब एग्जामिनर क्या देता है आपको ऑप्शन में? ऑटोमेटिज्म देता है। क्या देता है? ऑटोमेटिज्म दे देगा, या फिर ऑडिटरी हेलुसिनेशन दे देगा। क्लियर है? आपको कंफ्यूज करने के लिए तो आपको ये एक्सेप्ट में ये आंसर करके आना है कि ऑटोमेटिज्म और ऑडिटरी हेलुसिनेशन नहीं होता है, 4A के अंदर ये इंक्लूड नहीं है। ऑटोमेटिज्म में क्या होता है? पेशेंट लिप्स को स्मैकिंग करेगा, लिप्स को मूवमेंट करवाएगा, क्लॉथ अपने जो क्लॉथ है उसको पिकिंग करेगा। ये ऑटोमेटिज्म कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में। किसमें? टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में देखने को मिलता है
मेटिज्म। और टेम्पोरल लोब का जो लेजन हो जाता है, यहाँ पे ट्यूमर हो जाता है, इसी वजह से आपके विजुअल हेलुसिनेशन भी देखने को मिलता है। करेक्ट। तो ये था आपके 4A सिम्टम सिजोफ्रेनिया के यूजेन ब्यूलर ने दिए थे। नेक्स्ट चलते हैं, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है दोस्तों, ऐसे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है आपके ब्रेन के अंदर जिनकी वजह से स्किजोफ्रेनिया डेवलप होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। डोपामिनर्जिक जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज देखने को मिलती है। तो D2 जो रिसेप्टर होता है आपका ब्रेन के अंदर डोपामिन का, D2 रिसेप्टर, कौन सा रिसेप्टर, D2। तो वहाँ से क्या होता है, ज़्यादा डोपामिन निकलता है। और ये कहाँ पे होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा आपका ब्रेन का पार्ट है, वहाँ से डोपामिन ज़्यादा बनता है और मेजर रोल इसी का है, यही ज़्यादा होता है स्किज़ोफ्रेनिया में। आपसे पूछा जाए सबसे मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर जो इम्बैलेंस होता है वो कौन सा होता है स्किज़ोफ्रेनिया में, आपका राइट आंसर जाएगा डोपामिन। क्लियर है। और वो D2 रिसेप्टर से निकलता है और वो सब्सटेंशिया निग्रा आपके ब्रेन का एक पार्ट है, वहाँ पे होता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे, इंक्रीज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन लेवल का भी क्या होता है देखने को मिलता है, इंक्रीज लेवल देखने को मिलता है स्किज़ोफ्रेनिया में। ये कहाँ पे बनता है ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके ब्रेन के, मिड लाइन रेफी न्यूक्लियस के यहाँ से, मिड लाइन रेफी न्यूक्लियस के यहाँ से ये सीक्रेट होता है सेरोटोनिन, और ये इसका लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे, इंक्रीज ग्लूटामेट। ग्लूटामेट का लेवल भी इंक्रीज देखने को मिलता है। ये प्रीफ्रंटल न्यूरॉन्स के यहाँ से सीक्रेट होता है और इस वजह से कोग्निटिव डिक्लाइन देखने को मिलता है। जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस जो एबनॉर्मल हो जाती है स्किज़ोफ्रेनिया में, वह कंडीशन इसी वजह से देखने को मिलती है। मतलब जो डेल्यूजन कंडीशन है वो इसीलिए डेवलप होती है क्योंकि उसके अंदर पेशेंट के अंदर ग्लूटामेट का लेवल इंक्रीज रहता है। और गाबा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड का लेवल भी डिसफंक्शन हो जाता है, कम ज़्यादा होता रहता है। क्लियर है। तो मेन आपको याद रखना, डोपामिन का इंक्रीज लेवल मेन, सबसे मेन, फिर सेरोटोनिन का लेवल भी इंक्रीज होता है, ग्लूटामेट का भी, और गाबा भी डिसफंक्शन हो जाता है। ये मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर से यदि क्वेश्चन आ जाएगा स्किज़ोफ्रेनिया से तो आपका यहाँ से सोल्व हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है। इस बार 2022 का जो नोट सेट लगा था वो रिस्क फैक्टर्स पे क्वेश्चन आया था। स्किज़ोफ्रेनिया के रिस्क फैक्टर से क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सिम्टम हो, रिस्क फैक्टर हो, चाहे न्यूरोट्रांसमीटर हो, चाहे इसका मैनेजमेंट हो, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या होता है, मेन रिस्क फैक्टर इसमें ये देख लीजिए, सभी रिस्क फैक्टर हैं। पेरीनेटल इंसल्ट। पेरीनेटल इंसल्ट क्या होता है, पेशेंट यदि बच्चा एट बर्थ के समय यदि जब उसके हाइपोक्सिया डेवलप हो, प्री मैच्योर बर्थ हो जाए किसी का, मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस हो, डिलीवरी के टाइम माँ के कॉम्प्लिकेशन हो, ज़्यादा ब्लीडिंग हुई हो, इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस हुआ हो, तो इन वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है आगे जाके। और ऐसे कौन से कंडीशन है तब ज़्यादा देखने को मिलता है, जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, किसी के लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, मतलब कमाई इतनी है नहीं, कमाई नहीं है, खाने को पहनने को जगह नहीं है, तो उन लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया ज़्यादा हो जाता है। इट मीन्स उसके लिए जो स्ट्रेसफुल लाइफ है वो ज़्यादा है ऐसी कंडीशन में, इसलिए कभी भी स्किज़ोफ्रेनिया हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में नहीं देखने को मिलता, ये लोअर सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस में ज़्यादा देखने को मिलता है। अर्बन शहर में जो लोग रहते हैं, पोल्यूटेड प्लेसेस पे रहते हैं, मतलब कह सकते हैं जिनके पास अच्छा रोजगार नहीं है, अच्छा पैसा नहीं है, अच्छा रहने को नहीं है, अच्छे से सेटलमेंट नहीं है, और पोल्यूटेड प्लेसेस पे रहे हैं, मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ में वह रह रहे हैं, तो इस वजह से उनके स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांस है आगे जाके। और जेनेटिक कोज है 50% जेनेटिक कोज है, यदि किसी के माता पिता के पहले स्किज़ोफ्रेनिया है तो चांस है उनके भी होने के चांस है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में 47% चांस होता है स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने का। वेलोकार्डियल फेशियल सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, ये क्रोमोसोम डिलीशन हो जाता है, क्रोमोसोम इस लेवल पर डिलीशन हो जाता है, इस वजह से ये देखने को मिलता है, कॉमनली लिंक टू स्किज़ोफ्रेनिया। ये सिंड्रोम स्किज़ोफ्रेनिया से लिंक्ड रहता है, इस प्रॉब्लम में भी स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो जाता है।
क्लियर है, ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर हैं। आपको याद रखना है, लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अर्बन सेटलमेंट, पोल्यूटेड प्लेसेस, तो या फिर जो विंटर्स में, जो विंटर सीजन में जिनका बर्थ होता है, जन्म होता है, उस उनमें भी ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है स्किज़ोफ्रेनिया का। ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो इमिल क्रेपलिन है। इमिल क्रेपलिन, इन्होंने क्या बताया था, पहले इन्होंने साइकेट्रिक डिसऑर्डर को पहले इस तरह क्लासीफाई किया था, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब पेशेंट के अंदर मेनिया भी है, मतलब उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, डिप्रेसिव मतलब एक्टिविटी कम हो रही है, तो मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। फिर अब इसको क्या बोला जाता है, बाईपोलर डिसऑर्डर। क्या बोला जाता है, बाईपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। बाईपोलर जो मेनिया डिप्रेशन होता है ना, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसको ये पहले बोला जाता था बाईपोलर डिसऑर्डर को, करेक्ट। और बाईपोलर डिसऑर्डर का जो प्रोग्नोसिस है वह गुड है, मतलब जब आप मैनेजमेंट करोगे, ट्रीट करोगे, तो पेशेंट के अंदर फायदा देखने को मिलता है। और ये एपिसोडिक नेचर में होता है। कैसा एपिसोडिक, मतलब बीच बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिमेंशिया पेराकोक्स। डिमेंशिया पेराकोक्स को, ये किसका नाम है, ये स्किज़ोफ्रेनिया को ही पहले बोला जाता था, डिमेंशिया पेराकोक्स। ये इमिल क्रेपलिन के दिए हुए नाम है, डिमेंशिया पेराकोक्स और एमडीपी, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिनको अब अलग अलग नाम से जाना जाता है। डिमेंशिया पेराकोक्स को अब स्किज़ोफ्रेनिया नाम से जाना जाता है। और डिमेंशिया पेराकोक्स किसने दिया था, इमिल क्रेपलिन। और स्किज़ोफ्रेनिया किसने दिया, यूजेन ब्लूलर, जो आपने 4 सिम्टम अभी पढ़े। और स्किज़ोफ्रेनिया के इसकी तुलना में, बाइपोलर डिसऑर्डर की तुलना में पुअर प्रोग्नोसिस होता है। इतना आसान ट्रीटमेंट नहीं है, इतना इजीली नहीं है पेशेंट को पहले वाली सिचुएशन में लाना। ये क्रोनिक कोर्स है, लंबे समय तक चलती है प्रॉब्लम। और कोग्निटिव डिक्लाइन, पेशेंट की जो सोचने समझने की थॉट प्रोसेस है वो है कम हो जाती है। और इसमें डिमेंशिया पहले देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि डिमेंशिया नॉर्मली क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज़ आपने पढ़ी होगी, तो डिमेंशिया क्या होता है, भूलने की प्रॉब्लम, लॉस ऑफ मेमोरी, भूलने की प्रॉब्लम नॉर्मली देखने को मिलता है जो ज़्यादा एज हो जाती है। क्लियर है, लेट एज में क्या होता है, ये नॉर्मल होता है, क्योंकि आपकी जो ब्रेन के जो न्यूरो इम्बेलेंस हो जाते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बेलेंस हो जाते हैं, तो उस वजह से नॉर्मल होता है। बट स्किज़ोफ्रेनिया में क्या हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा, अर्लियर हो जाएगा। डिमेंशिया क्या हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा, ये लॉस ऑफ मेमोरी ये सब देखने को मिलेगा। तो डिमेंशिया, इसलिए इसको पहले इमिल क्रेपलिन ने क्या कहा था, डिमेंशिया पेराकोक्स इसको नाम दिया था, किसको, स्किज़ोफ्रेनिया को। तो एमिल क्रेपलिन के बारे में आपको बता दिया गया है कि एमिल क्रेपलिन का क्या रोल था स्किज़ोफ्रेनिया में, पहले किसको क्या बोला जाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आपके एग्जाम में। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट रैंक सिम्टम, FRS, फर्स्ट रैंक सिम्टम। फर्स्ट रैंक सिम्टम किसने दिया, कर्ट स्नाइडर। किसने, कर्ट स्नाइडर ने फर्स्ट रैंक सिम्टम दिए आपके। और कितने हैं टोटल, 11। कितने हैं, 11 हैं। इनको पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। क्लियर है। अब इसमें 11 जो हैं टोटल फर्स्ट रैंक सिम्टम आपके कर्ट स्नाइडर ने दिए, तो वह कौन कौन से हैं, 3 तो आपके ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं, 3 मेड फिनोमिना है, 3 थॉट फिनोमिना है, 1 सोमेटिक पैसिविटी, और 1 लास्ट 1 इज प्राइमरी डेल्यूजनल एक्सपीरियंस। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, फर्स्ट रैंक सिम्टम 11 है, जो कि कर्ट स्नाइडर ने दिए। इन्हें पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से भी हम जानते हैं। अब 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे कि ऑडिटरी हेलुसिनेशंस क्या होते हैं, मेड फिनोमिना क्या होते हैं, थॉट फिनोमिना क्या होता है, इन सब के बारे में हमें रीड करना है। देखो दोस्तों, मेरा काम है आपको, आपकी जब आप तैयारी कर रहे हैं अपने कंपटीशन की, आपके पास पूरा अच्छे से, जिस भी आप टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएं, यही मेरी थिंकिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले 3 ऑडिटरी हेलुसिनेशन।
सबसे पहले हमने ऑडिटरी हेलुसिनेशन को लिया है, जिसमें से कौन कौन से होंगे? फर्स्ट पर्सन, एक तो होगा फर्स्ट पर्सन, एक होगा सेकंड पर्सन, एक होगा थर्ड पर्सन। क्लियर है? इस तरह से ये 3 क्या है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। फर्स्ट रैंक सिम्टम में से 3 तो यही हो गए, 3 ऑडिटरी हेलुसिनेशन के हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में क्या देखने को मिलता है? थॉट इको। थॉट इको होता है पेशेंट की खुद की वॉइस खुद को सुनाई देती है, खुद की वॉइस खुद को सुनाई देती है। जैसे मैंने बोला माय नेम इज़ दिस, माय नेम इज़ सुनील, किसी ने बोला माय नेम इज़ सुनील, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये आवाज़ लाउडली मेरे को वापस से आ रही है, वापस टकरा के मुझे वापस सुनाई दे रही है, माय नेम इज़ जैसे, ठीक है, माय नेम इज़ सुनील, तो उसको वापस से वो आवाज़ ऐसा लगेगा वापस से वो उसके सुनाई दे रही है तेज आवाज़ से, तो उसको बोलते हैं थॉट इको, थॉट सोनराइजेशन। क्लियर है? पेशेंट ओन थॉट्स आर हियर्ड आउट लाउड, खुद के ही थॉट उसको सुनाई देते हैं, जो वो सोचता है कि कुछ भी, कि मुझे चॉकलेट खानी चाहिए, तो वही चीज़ उसके दिमाग में वापस से वह आवाज़ उसके दिमाग में आएगी, ऐसा उसको लगता है। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन में क्या होता है? पेशेंट को ऐसे लगता है कि वॉइस टॉक टू डायरेक्टली टू पेशेंट, ऐसा लगता है क्लाइंट को, ऐसा लगता है पेशेंट को, इस तरह से लगता है कि कोई वॉइस ऐसी है जो उससे बात कर रही है। वॉइस इज टॉक टू डायरेक्टली टू पेशेंट। वो किस तरीके से कर रही है? एक तो कमांडिंग टाइप, एक कमेंट्री टाइप। कमांडिंग टाइप में क्या है दोस्तों, देख लीजिए, पेशेंट एक्ट आउट द कमांड ऑफ हेलुसिनेटिंग वॉइस पोजेस थ्रेट फॉर पेशेंट एंड अदर। कमांडिंग टाइप में क्या होता है? पेशेंट को इस तरह से वॉइस आती है कि जा और छत से कूद जा, जा और छत से कूद जा, तो इस वजह से पेशेंट को नुकसान भी पहुंच सकता है, पेशेंट के लिए थ्रेट भी है ये। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं कमांडिंग टाइप। एक होता है कमेंट्री टाइप, तो वॉइस क्या करती है? कमेंटिंग करती है उसके एक्शन को। जैसे कोई क्लाइंट है वह लिख रहा है, तो वॉइस उसको ऐसे आएगा कि सुनील इज राइटिंग ऑन कॉपी एंड, इस तरह से, ठीक है, तो वो क्या हो गया? कमेंटिंग करेगा, जो भी वो एक्शन करेगा उसको ऐसा लगेगा कोई ना कोई मेरी एक्शन की क्या कर रहा है? कमेंट्री कर रहा है। जैसे आप मैच में देखते हैं कमेंट्री करते हैं, उसी तरह से। तो सेकंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है। एक होता है थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसमें क्या होता है? वॉइसेस डू नॉट टॉक डायरेक्टली टू पर्सन, पर्सन से नहीं करती इसमें बात, इसमें आपस में दो लोग, ऐसा लगता है, ऐसा पेशेंट को सुनाई देता है कि सामने दो लोग हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो मल्टीपल वॉइसेस डिस्कसिंग, पेशेंट को ऐसी खूब सारी वॉइसेस सुनाई देती हैं कि आसपास 2-4 लोग हैं, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आर्ग्यूइंग कर रहे हैं। क्लियर है? टॉकिंग अमंगस्ट देमसेल्फ अबाउट द पेशेंट, और उसको ये लगता है ये 2-4 लोग हैं आसपास जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? फॉल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट। किसी भी स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट के एब्सेंस में चीज़ होती हैं, तो ये हेलुसिनेशन कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये सब आपके सामने है 3 ऑडिटरी हेलुसिनेशन। फर्स्ट पर्सन, जिसको थॉट इको, थॉट सोनराइजेशन भी कहते हैं, खुद की आवाज़ उसको तेज से सुनाई देती है। सेकंड पर्सन में क्या है? कमांडिंग टाइप, कमेंट्री टाइप। कमांडिंग में क्या होता है? कमांड देता है कि जा और कूद जा, इस तरह से आवाज़ आती है। और कमेंट्री टाइप में जो वो एक्शन कर रहा है उसी को कोई ना कोई दोहरा रहा है। जैसा कि क्रिकेट में आप देखते हैं, क्रिकेट मैच या अदर कोई भी आप टूर्नामेंट या स्पोर्ट्स चैनल आप वॉच करते हैं, तो आप कमेंट्री टाइप समझ जाओगे। थर्ड पर्सन मतलब अदर कोई 2-3 पर्सन है आसपास में और वो आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा उसको वॉइस सुनाई देता है। मल्टीपल वॉइस डिस्कसिंग कर रहे हैं, आर्ग्यूइंग कर रहे हैं, उस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब होता है थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं 3 मेड फिनोमिना। 3 मेड फिनोमिना में क्या होता है? मेड फिनोमिना में क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में अपन जान लेते हैं। पेशेंट को इस तरह से एक्सपीरियंस होता है कि उसका जो इमोशन, उसके एक्शंस, उसके ड्राइव्स जो हैं,
वो किसी के दूसरे अदर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। क्लियर है? कोई दूसरा उनसे करवा रहा है, जो भी उसके इमोशंस, जो एक्शंस, जो भी उसके ड्राइव्स हैं वो किसी और के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, वो कोई और करवा रहा है। ठीक है, जैसे पहला है मेड इम्पल्स। जैसे कि मेड इम्पल्स की बात करें तो मेड इम्पल्स में क्या है, जैसे समवन मेड द पेशेंट, पेशेंट को ऐसा लगता है कि समवन मेड द पेशेंट बिकम इम्पल्स, पेशेंट को इम्पल्स जो भी करवा रहा है उससे एक्टिविटी एक्शन वो कोई और करवा रहा है। और ये एक प्रकार का ब्रीफ एक्ट है। कैसा है? ब्रीफ एक्ट, मतलब कुछ समय के लिए। तो पेशेंट सेज ही हिट द पर्सन, पेशेंट कहेगा ही हिट द पर्सन नेक्स्ट टू हिम बिकॉज समवन मेड टू हिम डू इट। कोई ऐसा बोल रहा है, कोई बाहरी ऐसा कोई कंट्रोल है मेरे पे जो मेरे को ऐसा बोल रहा है कि सामने वाले पर्सन को हिट कर दे। क्लियर है? जैसे कि एक पेशेंट है, सडनली मान लो कॉफ़ी पी रहा है पेशेंट और वो नर्स पे फेंक दे, और वो जब आप उससे पूछोगे कि ऐसा क्यों किया, तो पेशेंट बोलेगा कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे को ऐसे कोई है जो मेरे को ऐसे कंट्रोल कर रहा है, मुझे ऐसे करने को बोल रहा है। तो उसको बोलते हैं मेड इम्पल्स, इसको कहते हैं मेड इम्पल्स। ये एक प्रकार का ब्रीफ एक्ट होता है। ब्रीफ ही तो है, ये शॉर्ट टर्म के लिए ही तो है। किसी को हिट कर दिया, किसी के ऊपर कॉफ़ी को स्प्रेड कर दिया, फेंक दिया, तो ये सब क्या है? मेड इम्पल्स है, एक ब्रीफ एक्ट है। नेक्स्ट है मेड वोल्यूशन। मेड वोल्यूशन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेड वोल्यूशन ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स प्लान्ड बिहेवियर है पेशेंट का। पेशेंट सेज समबडी मेड देम डू इट। इसमें भी क्या होता है, पेशेंट को ये लगता है कि कोई मेरे से ये सब करवा रहा है। ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। मेड वोल्यूशन क्या है? एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, जबकि मेड इम्पल्स क्या है? ब्रीफ है। मेड वोल्यूशन में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द फोन बाय थ्रोइंग इट ऑन द ग्राउंड पेशेंट रिमूव एवरी पार्ट ऑफ फोन देन इट थ्रो इट। कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे कोई पर्सन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और गुस्सा आएगा तो वो क्या करेगा, फोन को फेंक देगा। क्लियर है? एक तो ये नॉर्मल चीज़ है, बट मेड वोल्यूशन में क्या करता है पेशेंट, उस फ़ोन को डायरेक्ट फेंकने की वजह क्या करेगा, उसको कॉम्प्लेक्स कर देगा। क्या करेगा, उसके एवरी पार्ट को अलग अलग कर देगा, उसकी बैटरी निकाल देगा, उसके कैमरे को अलग कर देगा, सब पार्ट अलग कर देगा, उसके बटन्स को अलग कर देगा, फिर उसको फेंकेगा। तो इसको बोलते हैं मेड वोल्यूशन। क्या बोलते हैं? मेड वोल्यूशन। एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स प्लान बिहेवियर है, किसी भी चीज़ को सीधे तरीके से ना करके उसको कॉम्प्लेक्स करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे मेड अफेक्ट की। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? इमोशन। क्या होता है दोस्तों? इमोशन। इसमें क्या होता है, समबडी मेक्स द पेशेंट टू फील इन पर्टिकुलर वे। पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बाहर की कोई ऐसी चीज़ है जो कि मेरे को इस तरह से फील करवाना चाह रही है, इस वे में मुझे फील करवा रही है। जैसे कि पेशेंट को जंप करने के लिए बोल रही है, ठीक है, तो एंड से ही और सी वाज मेड टू फील सो बाई समवन। किसी दूसरे के द्वारा मुझे बोला जा रहा है कि यदि तुम्हें अच्छा फील करना है तो तुम जंप करो, ठीक है। तो इसका मतलब किसी बाहरी जो भी कोई भी ना कोई ऐसी पेशेंट को ऐसा होता है, समवन इज चेंजिंग इज अफेक्ट, कोई ना कोई अपना इमोशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्लियर है? तो ये सब देखने को मिलता है। तो मेड इम्पल्स हो गया, मेड वोल्यूशन, मेड अफेक्ट, ये तीनों की तीनों मेड फिनोमिना है। ये भी 3 होते हैं। टोटल 6 अपन ने पढ़ लिए। फर्स्ट रैंक सिम्टम के 11 है टोटल। कर्ट स्नाइडर ने ये दिए हैं, इन्हें पॉजिटिव सिम्टम कहते हैं सिजोफ्रेनिया के। नेक्स्ट बात करते हैं मेड इम्पल्स क्या होता है। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए। मेड इम्पल्स में क्या होता है, जैसे कि ए पेशेंट सडनली थ्रू हिज कॉफ़ी मग ऑन टू ए नर्स ऑन आस्किंग अबाउट इट। आपने उससे पूछा कि आपने ये क्यों किया, क्यों फेंका ये कॉफ़ी वाला मग नर्स पे। ए सडन इम्पल्स, वो बोलेगा कि एक सडन इम्पल्स आया मेरे पे, इम्पल्स वाज सेंड बाय CBI ऑफिसर्स ने मुझे ऐसा बोला है, मेरे ऐसे आया है दिमाग में कि ये इस मग को तुम इसको फेंक दो, ठीक है। आई ट्राई टू, ये इस चीज़ को मैंने कंट्रोल करने, इस इम्पल्स को मैंने रेजिस्ट करने का कोशिश भी किया, बट मुझसे नहीं हुआ।
तो ये चीज़ होती है मेड इम्पल्स। नेक्स्ट है मेड अफेक्ट। क्या होता है दोस्तों, इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि ए पेशेंट रिपोर्ट 8 times आई स्टार्ट लाफिंग लाउडली एंड 8 times आई क्राई। मतलब पेशेंट ये कहता है जैसे ही मैं एक टाइम में काफ़ी ज़ोर से लाउडली लाफिंग हंस रही थी, उसी टाइम में अचानक से मैं रोने लगी। क्यों? क्योंकि वो कहती है, आप उससे पूछोगे कि ये ऐसा क्यों किया तुमने, तो ऐसे बोलेगा मेरे जो पड़ोसी हैं, मेरे नेबर्स हैं, वो मेरे इमोशंस को कंट्रोल किए हुए हैं, तो इस वजह से मैं हेल्पलेस भी फील करती हूँ कि मैं अचानक से हंस रही थी फिर रोने लग गई। ये सब मेरा खुद मैं नहीं कर रही हूँ, ये कोई और करवा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके सामने एग्जांपल है मेड इम्पल्स, मेड इफेक्ट, मेड वोल्यूशन के। नेक्स्ट बात करते हैं थॉट फिनोमेना। 3 थॉट भी थे, तो 3 थॉट के अंदर 3 थॉट फिनोमेना में क्या आएंगे? थॉट इंसर्शन। पेशेंट के अंदर इस तरह से थॉट, पेशेंट को ऐसा लगता है थॉट इंसर्शन में क्या है, कोई ना कोई बात है जो कि वो खुद नहीं है, उसकी बात कोई ना कोई उसको उसके दिमाग में इंसर्ट कर रहा है। पेशेंट फील समवन इज इंसर्टिंग थॉट अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के लिए कोई भी थॉट आ रहा है तो वह उसका खुद का नहीं है, वो कोई और ऐसी बाहर की चीज़ है जो उसके अंदर दिमाग में थॉट ला रही है। क्लियर है? वो होता है थॉट इंसर्शन। एक होता है थॉट विड्रॉल। थॉट विड्रॉल में क्या होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेरा जो थॉट है, किसी चीज़ के लिए भी जो मेरा थॉट है, मेरा फ़ोन के रिगार्डिंग यदि कोई मेरा थॉट है तो वह कोई ना कोई उसको ले रहा है, उसको ले जा रहा है। टेकिंग अवे दियर थॉट्स, उस थॉट को कोई ना कोई चुरा के ले जा रहा है। क्लियर है? ये होता है थॉट विड्रॉल में। और थॉट ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि जैसे पेशेंट के थॉट आया कि मैं आज पिज़्ज़ा खाऊंगा, तो पेशेंट को ऐसा लगता है आसपास जितने भी लोग हैं सबको पता चल गया, सबको पता है कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। क्लियर है? इसका मतलब वो ब्रॉडकास्ट हो गया। तो पेशेंट फील्स एवरीवन इन द वर्ल्ड नोज व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। वो क्या सोच रहा है उसको ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सबको पता लग गया। क्लियर है? तो ये होता है थॉट ब्रॉडकास्ट, थॉट विड्रॉल, थॉट इंसर्शन। क्लियर है दोस्तों? तो आपके टोटल 9 हो चुके हैं, 9 सिम्टम डिस्कस कर लिए हैं अपन ने। अब बात करते हैं 10th नंबर की, सोमेटिक पेसिविटी। सोमेटिक पेसिविटी में सोमा मीन्स क्या होता है? बॉडी। क्या होता है? बॉडी। और पेसिविटी मीन्स क्या होता है? अंडर एक्सटर्नल कंट्रोल, किसी बाहरी जो कंट्रोल कर रहा है उसका मतलब होता है पेसिविटी। बॉडी को कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे, किसका? बॉडी पे। डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल भी इसे कहते हैं। पेशेंट को फील होता है समबडी एज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। मतलब कोई भी वह मूवमेंट करवा रहा है अपनी बॉडी को, कोई भी फिजिकल सिम्टम कर रहा है, जैसे कि कफ कर रहा है, हेडेक हो रहा है, वो कोई ना कोई बाहरी जो एक्सटर्नल है वह उसको बॉडी को इफेक्ट कर रही है। जैसे कि पेशेंट कफिंग कर रहा है, लाफिंग कर रहा है, हेडेक हो रहा है, तो ये सब के सब जो भी सिम्टम्स हैं बॉडी के, कोई भी मूवमेंट, कोई कुछ अपने पैर को किक मार रहा है, तो उसको ये लगेगा कि ये मैं नहीं कर रहा, कोई ना कोई बाहरी एक्टिविटी है, एक्सटर्नल कंट्रोल है मेरे पे, मेरी बॉडी पे। तो उसको बोलते हैं सोमेटिक पेसिविटी। क्या बोलते हैं? सोमेटिक पेसिविटी। पेशेंट सेज, एग्जाम्पल देख लीजिए। पेशेंट सेज ही और सी कफ बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड रेज लेफ्ट अराउंड बाय टेररिस्ट। भाई कुछ टेररिस्ट हैं, वो मेरे पे रेज ऐसी छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से मेरी बॉडी कफ कर रही है, मैं खांस रहा हूँ, मेरे हेडेक हो रहा है, इस वजह से आ रहा है। क्योंकि कोई ना कोई ऐसी किरणें जो भी रेज आ रही हैं मेरे पे, कोई ना कोई टेररिस्ट बैठे हुए हैं आसपास, वो ऐसी रेज गिर रहे हैं जिससे मेरी बॉडी में कफिंग हो रही है, मुझे शिवरिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है। क्लियर है? तो ये होता है सोमेटिक पेसिविटी या फिर डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। 11th नंबर, लास्ट नंबर देखते हैं। इसके अंदर होता है 11th नंबर का जो सिम्टम है वह है आपका प्राइमरी डेल्यूजनल एक्सपीरियंस। क्या है? प्राइमरी डेल्यूजनल एक्सपीरियंस या प्राइमरी साइकोटिक सिम्टम भी से कहते हैं। अब इसमें बात करेंगे, डेल्यूजन ऑफ आइडिया होता है, डेल्यूजनल मेमोरी होता है, डेल्यूजनल मूड होता है और डेल्यूजनल परसेप्शन। क्लियर है? डेल्यूजनल आइडिया में क्या होगा? पेशेंट को स्ट्रांगली कन्विंस्ड अबाउट फॉल्स आइडिया। एक फॉल्स आइडिया आएंगे, गलत आइडिया आएंगे किसी भी चीज़ को लेके, डिस्पाइट इन अटेम्प्ट टू कन्विंस देम। क्लियर है?
पेशेंट के अंदर स्ट्रोंगली बहुत ही गलत आइडियाज़ आएंगे किसी भी चीज़ को लेके। नेक्स्ट है डेल्यूजनल मेमोरी। डेल्यूजनल मेमोरी में क्या होता है, देखो डेल्यूजन का मतलब मैंने आपको बता दिया, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, किसी भी चीज़ के लिए फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, और मेनली परसिक्यूटरी या पैरानॉइड जो डेल्यूजन होता है वह मेन कॉमन होता है आपके, ठीक है, जिसमें पेशेंट शक करता है कि कोई ना कोई मेरे को मारना चाह रहा है। एक प्रकार का डेल्यूजन क्या, थॉट कंटेंट डिसऑर्डर है। पेशेंट को फॉल्स मेमोरी में क्या होगा, फॉल्स मेमोरी, गलत मेमोरी बन जाएगी उसके दिमाग में जो कभी नहीं हुआ। नेक्स्ट है डेल्यूजनल मूड के रिगार्डिंग, वेग्यू फीलिंग दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। पेशेंट को मूड से रिगार्डिंग डेल्यूजन होगा। परसेप्शन में क्या होगा, परसेप्शन से रिगार्डिंग डेल्यूजन होगा। दे सी समथिंग, बिलीव देर इज स्पेसिफिक रीजन और मीनिंग लिंक टू इट। तो इस तरह से प्राइमरी डिल्यूजनल एक्सपीरियंस वो आइडिया से भी हो सकता है, मेमोरी से भी हो सकता है, मूड से भी हो सकता है, और परसेप्शन से भी हो सकता है। क्लियर है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ 11 होते हैं आपके प्राइमरी सिम्टम। अब बात करेंगे पॉजिटिव सिम्टम आपके 11 होते हैं जो कि कर्ट स्नाइडर ने दिए। आपके नेगेटिव सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया के आपके सामने हैं। पहला है एपेथी। पहला क्या दोस्तों, एपेथी। एपेथी मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सराउंडिंग, आसपास की जो भी चीज़ें हैं उसमें उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे बोल देंगे एपेथी। नेक्स्ट है एवोल्यूशन, लैक ऑफ मोटिवेशन ड्राइव टू डू एनीथिंग, उसको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, वह उसको बोलते हैं एवोल्यूशन, लैक ऑफ मोटिवेशन। एनीडोनिया का मतलब क्या होता है, एनीडोनिया का मतलब, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार प्रीवियस एग्जाम में आया है, लॉस ऑफ प्लेजर, प्लेजर नहीं आता उसको, आनंद फील नहीं होता प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में, जिन काम को करने में पहले उसको आनंद आता था अब उन काम को वो करता है तो उसको आनंद नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये, डिप्रेशन वाले पेशेंट में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, एनीडोनिया, ठीक है, क्लियर है। अफेक्टिव फ्लैट इमोशंस कैसे हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। अटेंशन डेफिशिएंट, पेशेंट का एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा। तो जितने ज़्यादा नेगेटिव सिम्टम रहेंगे ना दोस्तों सिजोफ्रेनिया में, उतना ही ज़्यादा वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगा और पेशेंट के अंदर जल्दी आराम नहीं मिलता, ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाता है। जिन पेशेंट के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया वाले के अंदर नेगेटिव सिम्टम यदि ज़्यादा होते हैं, जैसे कि एपैथी, एवोल्यूशन, एनीडोनिया, अफेक्टिव फ्लैटनिंग, अटेंशन डेफिशिएंट, एलोगिया मतलब उसके जो पॉवर्टी ऑफ स्पीच, पॉवर्टी ऑफ थिंकिंग, मतलब उसकी सोचने की, उसकी बोलने की जो उसमें कमी आ जाना, उसको बोलते हैं एलोगिया। क्या बोलते हैं, एलोगिया। तो ये सारे के सारे ये भी ए से स्टार्ट होते हैं और इन्हीं को क्या करता है एग्जामिनर आपके 4A सिम्टम में ऐड कर देता है और आपसे पूछ लेता है इनमें से कौन सा 4A सिम्टम नहीं है, तो ऑप्शन में चाहे एनीडोनिया दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से इनका मतलब पता होना चाहिए कि एनीडोनिया क्या होता है, लॉस ऑफ प्लेजर इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटी, पहले जिन कामों में जैसे किसी को पहले क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता था अब उसको नहीं लगता है, पहले क्रिकेट देखने अच्छा लगता था पहले वो मैच देखता था अब नहीं देखता है, तो अब उन चीज़ों में ये डिप्रेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है। तो ये नेगेटिव सिम्टम हो गए, 4A सिम्टम हो गए, 11 सिम्टम आपके कर्ट स्नाइडर के हो गए। एमिलक्रिप्टिन की बात कर दिए, MDP को आप बाइपोलर कहते हैं, पहले स्किज़ोफ्रेनिया को डिमेंशिया पैराडॉक्स कहते थे। ये सारी की सारी बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, कितने प्रकार के स्किज़ोफ्रेनिया होता है। पैरानॉइड मतलब शक करना, किसी पे डाउट करना। सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया होता है, एक केटाटोनिक जिसमें मोटार एबनॉर्मलिटी हो जाती है। एक होता है हेबिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया मोस्ट कॉमन टाइप यदि पूछा जाए स्किज़ोफ्रेनिया कौन सा होता है, योर राइट आंसर विल बी पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें फर्स्ट रैंक सिम्टम देखने को मिलेंगे और साथ के साथ नेगेटिव सिम्टम हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। मतलब पैरानॉइड जो स्किज़ोफ्रेनिया होगा उसमें फर्स्ट रैंक सिम्टम तो होंगे, मतलब आपके 3 ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मेड फिनोमिना,
थॉट वाली प्रॉब्लम हो गई, थॉट विड्रॉल, थॉट इंसर्शन, थॉट ब्रॉडकास्ट। साथ के साथ इसमें नेगेटिव सिम्टम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जैसे कि एनिडोनिया, एपैथी, आपने एलोगिया, ये सब आपने पढ़ा। नेक्स्ट बात करेंगे सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। ये रेयरेस्ट टाइप है, ये सबसे कम देखने को मिलता है और ये वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव सिम्टम ज़्यादा होते हैं। ओनली नेगेटिव सिम्टम्स इसमें होते हैं। ये सारे के सारे अपन ने ये जो पढ़े ना, एपैथी, एवोल्यूशन, इफेक्टिव फ्लैटनिंग, ये सब क्या होते हैं, सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया में ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस का मतलब होता है इसका जो सुधार होगा जब मेडिकल ट्रीटमेंट आप करोगे, चाहे साइकोलॉजिकल मान लो, चाहे फार्माकोलॉजिकल मान लो, तो वह इतना उसको रिलीफ नहीं देगा, पेशेंट को उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आराम नहीं मिलेगा, तो उसको बोलते हैं वर्स्ट प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट है केटाटोनिक। केटाटोनिक में क्या होता है, ये किसने दिया था केटाटोनिक, बताइए जल्दी। केटाटोनिक जो स्किज़ोफ्रेनिया, केटाटोनिक जो वर्ड है वो किसने दिया था, कार्ल केलबम। किसने, कार्ल केलबम, KAHLBAUM, इन्होंने ये वर्ड कोइन किया था केटाटोनिक। क्लियर है। और हेबेफ्रेनिक किसने, हैकर ने। हेबेफ्रेनिक किसने वर्ड किया था, हैकर ने। आप लिख लीजिए, यहीं पे आप लिख के पढ़ रहे हैं तो आप लिख लीजिए, हेबेफ्रेनिक हैकर ने दिया था और केटाटोनिक कार्ल केलबम ने दिया था। इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है और इसमें ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव जो थेरेपी देते हैं हम, वह इसमें क्या होता है, बेस्ट और इफेक्टिव होता है, काम कर जाती है। ECT भी काम। ऐसा कौन सा स्किज़ोफ्रेनिया है, आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ऐसा कौन सा स्किज़ोफ्रेनिया है जिसमें ECT काम करती है, इफेक्टिव होती है, तो वह होती है कौन सी कंडीशन में, केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में। और इसमें बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, मतलब जब आप इसका मेडिकली ट्रीटमेंट करोगे तो फ़ायदा देखने को मिलता है, बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में। जबकि हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, ये वर्ड हैकर ने दिया था। प्रेजेंट इसमें क्या होता है, पेशेंट सीली स्माइल करता है, सीली अफेक्ट करता है, ऐसे इमोशन शो करता है जो आपको ऐसा लगेगा कोई ऐसा मूर्ख है क्या, पागल है क्या, मूर्ख वाले स्माइल करेगा, मतलब अनयूजुअल स्माइल करेगा, जहाँ हंसने की जरूरत नहीं है वहीं हंस रहा है। तो ऐसे सीली स्माइल एबनॉर्मल, जो कि नॉर्मल पीपल नहीं करते हैं, नॉर्मल कम्युनिटी में लोग नहीं करते हैं, ऐसे स्माइल करेगा, ऐसे इमोशन शो करेगा। और इसके प्रोग्नोसिस क्या होते हैं, बैड प्रोग्नोसिस होते हैं, इतना अच्छा फ़ायदा नहीं देखने को मिलता है इसमें ट्रीटमेंट करने के बाद में भी। और इसमें ये क्या होता है, सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया से ज़्यादा ये देखने को मिलता है, सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया से ज़्यादा होता है हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। क्लियर है, इसका मतलब ये कॉमन देन सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। क्लियर है। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाए तो पैरानॉइड होता है और बेस्ट प्रोग्नोसिस आपका केटाटोनिक में होता है, इसमें ECT भी इफेक्टिव होती है। और कार्ल केलबम ने इसको कोइन किया था केटाटोनिक वर्ड को। हेबेफ्रेनिक को किसने किया था, बताइए, हैकर ने। तो ये सारे के सारे टाइप्स हैं आपके स्किज़ोफ्रेनिया के। तो अदर टाइप्स देख लीजिए कौन से होते हैं। ये टिमोथी क्रू ने 2 टाइप्स बताए, स्किज़ोफ्रेनिया के 2 टाइप्स बताए टिमोथी क्रू ने। तो टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। टाइप 1 के अंदर उन्होंने बताया कि पॉजिटिव सिम्टम होंगे और पेशेंट को जब ट्रीटमेंट करोगे तो उसको रिस्पॉन्ड मिलेगा, उसका प्रोग्नोसिस गुड होगा, उसके अंदर सुधार देखने को मिलेगा। और ब्रेन इमेजिंग, जब आप उसके ब्रेन का CT स्कैन MRI कराओगे तो पेशेंट के अंदर नॉर्मल देखने को मिलेगा। ठीक है। और जबकि जब नेगेटिव सिम्टम यदि किसी के अंदर हैं, जैसे कि एनिडोनिया, एलोगिया, एपैथी, तो उनके अंदर बैड होगा प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट से भी रेस्पॉन्ड अच्छा नहीं आएगा। और जब ब्रेन की इमेजिंग करोगे CT स्कैन MRI के थ्रू तो वह भी एबनॉर्मल देखने को मिलेगी। तो टिमोथी क्रू ने पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम बताए, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के अंदर रेस्पॉन्ड अच्छा होगा, नहीं होगा, गुड, बैड, नॉर्मल, एबनॉर्मल, इस तरह से बताया। क्लियर है। टिमोथी क्रू ने स्किज़ोफ्रेनिया को 2 टाइप से बताया। क्लियर है। अब बात करेंगे, एक सिंड्रोम होता है जो भी इसका लिंक है स्किज़ोफ्रेनिया से, जिसका नाम है वॉन गोग सिंड्रोम। ये क्या होता है दोस्तों, एक फेमस आर्टिस्ट था वॉन गोग,
इसमें क्या होता है, पेशेंट ने खुद को इंजरी पहुंचाया, कट और इंजर्ड हिज ओन ईयर्स। एक फेमस आर्टिस्ट था जिसका नाम था वॉन गोग, उसी के नाम पे पड़ गया वॉन गोग सिंड्रोम। क्लियर है। तो वॉन गोग सिंड्रोम में क्या होता है, पेशेंट जो वॉन गोग था आर्टिस्ट था फेमस, बहुत ही नामी आर्टिस्ट था, उसने क्या किया, अपने ही कान को कट कर लिया, उसको इंजरी कर दिया। मतलब इसको बोलते हैं सेल्फ म्यूटिलेशन बिहेवियर। क्या बोलते हैं, सेल्फ म्यूटिलेशन, खुद को ही इंजरी पहुंचाना, खुद को नुकसान पहुंचाना यदि किसी पेशेंट में देखने को मिलता है तो ये स्किज़ोफ्रेनिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट विद इसको, ऐसा पेशेंट जो स्किज़ोफ्रेनिया वाला भी है उसके साथ साथ उसमें सेल्फ म्यूटिलेशन बिहेवियर भी है। एक पेशेंट, क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपके सामने, एक पेशेंट है उसकी स्किज़ोफ्रेनिया भी है, साथ के साथ उसके अंदर सेल्फ म्यूटिलेशन बिहेवियर भी है, जैसे कि खुद को वो इंजरी कर लेता है, कट कर लेता है। तो बताइए ये कौन सा सिंड्रोम है, वॉन गोग सिंड्रोम। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रोफ सिजोफ्रेनिया। प्रोफ सिजोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया जो कि बच्चों में ज़्यादा होता है, और उसमें क्या होता है, जो आपका मेंटल रिटार्डेशन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वह भी देखने को मिलेगी। यदि पेशेंट के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के साथ साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है, मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं प्रोप्स स्किज़ोफ्रेनिया। क्लियर है। तो वॉन गोग सिंड्रोम, प्रोप्स स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट है पैराफ्रेनिया। पैराफ्रेनिया क्या होता है, पेशेंट के अंदर यदि साइकोसिस लेट स्टार्ट होता है 40 साल के बाद में, ये क्लियर है, और यदि फिर बहुत ज़्यादा लेट 60 साल के बाद में यदि स्टार्ट हो रहे हैं साइकोसिस वाली कंडीशन, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, तो ये ओल्ड एज में देखने को मिलता है, फीमेल में मेनली ज़्यादा होता है ये। जबकि आपका स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, नॉर्मल होता है, 50% चांस होते हैं फीमेल के अंदर, मेल के अंदर भी बराबर इक्वल चांस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर, मेल हो चाहे फीमेल हो। जबकि पैराफ्रेनिया क्या होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है, ओल्ड एज में होता है ये पैराफ्रेनिया, इसलिए इसके अंदर गुड प्रोग्नोसिस के चांस होते हैं। मतलब आप मेडिकली जब इसको ट्रीट करोगे या साइकोलॉजी के हिसाब से आप ट्रीट करोगे तो पेशेंट को जल्दी ही फायदा मिलता है। तो उसको बोलते हैं पैराफ्रेनिया। पैराफ्रेनिया मतलब लेट एज में देखने को मिलता है। प्रोफ ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, मेंटल रिटार्डनेस भी देखने को मिल जाए, यदि बच्चे को किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है साथ साथ उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, तो उसको बोलते हैं प्रोफ स्किज़ोफ्रेनिया। और वॉन गोग सिंड्रोम में कोई पेशेंट खुद को नुकसान पहुंचाता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ म्यूटिलेशन बिहेवियर। करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है दोस्तों, ऐसे कौन कौन से प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। स्किज़ोफ्रेनिया के प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स पे भी क्वेश्चन आता है। गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर एक होता है बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर का मतलब है ये जब कंडीशन किसी के अंदर है स्किज़ोफ्रेनिया वाले के अंदर, तो उसके अंदर सुधार जल्दी देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यदि किसी के अंदर लेट ऑनसेट हुआ है, सिम्टम जो साइकोटिक सिम्टम है वह ज़्यादा एज में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपने अभी पढ़ा ये पैराफ्रेनिया, इसमें क्या हो रहा है 40 की एज में जाके देखने को मिल रहे हैं साइकोसिस कंडीशन, तो इसमें प्रोग्नोसिस कहता था गुड। क्लियर है। इसी तरह हम इसमें बता रहे हैं कि लेट ऑनसेट, यदि किसी के अंदर लेट डेवलप हो रहा है साइकोटिक सिम्टम ज़्यादा एज में जाके, तो उसके अंदर गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, उसके इलाज होने के, उसके अंदर सुधार होने की जल्दी ज़्यादा चांस है। और फीमेल्स के अंदर जल्दी सही होता है स्किज़ोफ्रेनिया जब आप उसको ट्रीट करोगे। और एक्यूट ऑनसेट, जिसके अंदर पहले कोई कंडीशन नहीं है, अचानक स्टार्ट हुआ है, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं पॉजिटिव, उसके अंदर क्या है पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स कौन से बताए मैंने दोस्तों, वही 11 जो सिम्टम बताए ना मैंने आपको, 3 तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन, 3 मेड फिनोमिना, इस तरह से मैंने आपको जो डिस्कस किए थे, टोटल 11 नंबर होते हैं कर्ट स्नाइडर। क्लियर है। तो उनकी वजह से थॉट फिनोमिना, सोमेटिक पैसिविटी, प्राइमरी डेल्यूजनल एक्सपीरियंस, तो यदि वो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, केवल पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, तो उनके अंदर सुधार जल्दी देखने को मिलेगा। अफेक्टिव और मूड सिम्टम्स हैं, मतलब इमोशन से रिलेटेड, लेस साइड इफेक्ट टू मेडिकेशन से लेस साइड इफेक्ट उनको हुआ है। कॉम्प्लिएंट टू मेडिकेशन, कॉम्प्लिएंट
कॉम्प्लिएंट मेडिकेशंस का मतलब है पेशेंट जो आपने प्रिस्क्राइब की है, ड्रग प्रिस्क्राइब की है पेशेंट को, तो उससे वो जुड़ा हुआ है, मतलब वो टाइमली उनको ले रहा है। क्लियर? यदि कोई पेशेंट टाइमली यदि मेडिकेशन लेगा तो आपको पता है उसके अंदर जल्दी सुधार देखने को मिलेगा। बिल्कुल डेली सुबह शाम जो उसका टाइम है फिक्स, टाइमली यदि मेडिसिन ले रहा है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लिएंट टू मेडिकेशन। और गुड फैमिली सपोर्ट, यदि पेशेंट को सपोर्ट अच्छा है, उसको समझाया जाता है देख ऐसा नहीं करना है ऐसे करना है, तो पेशेंट मतलब पेशेंट की जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसके जो उसके मदर फादर सिस्टर इन लॉ सब जो भी हैं उसको सपोर्ट करते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ मूड डिसऑर्डर, और उसकी हिस्ट्री रही हो मूड डिसऑर्डर्स की, मेनिया डिप्रेशंस की, और ऑनसेट ड्यू टू प्रेसिपिटेटिंग इवेंट, मतलब ऐसा कोई उसके अंदर लाइफ के अंदर अचानक से ऐसा इवेंट आया है जिसकी वजह से वो है स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है जिसकी वजह से उसके अंदर ये देखने को मिला है, साइकोसिस सिम्टम देखने को मिले हैं, साइकोटिक सिम्टम, तो उनके अंदर गुड प्रोग्नोस्टिक है, मतलब जल्दी सुधार देखने को मिलता है ये सारी कंडीशन यदि है। और इधर वाली जो अपोजिट, इसके जो जस्ट अपोजिट कंडीशन है, लेट की जगह अर्ली ऑनसेट, कम एज के अंदर ही साइकोटिक सिम्टम चालू हो गए, 25-24 की एज में ही, 30 की एज में ही। और मेल्स के अंदर क्या होता है बेड प्रोग्नोस्टिक, इतना जल्दी फ़ायदा नहीं मिलता है मेडिसिन से भी। क्रोनिसिटी लंबे समय से चालू हो रहा है इसके अंदर ये सिम्टम्स, मोर देन आपको बताया डीएसएम ने कितना बताया 6 मंथ, यदि किसी के अंदर 6 मंथ से भी कंटिन्यू 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा यदि सिम्टम्स हैं तो स्किज़ोफ्रेनिया कहा गया है डीएसएम के अकॉर्डिंग। और ICD-11 ने 1 मंथ से यदि किसी के अंदर कंटिन्यू साइकोटिक सिम्टम है तो ICD-11 ने उसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम दिया। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, यदि कोई पहले से सब्सटेंस यूज़ करता हो, कोकेन ये सब यूज़ कर रहा है, तो उसके अंदर भी बैड प्रोग्नोसिस है, जल्दी इलाज नहीं मिलेगा। किसी के अंदर नेगेटिव सिम्टम्स यदि ज़्यादा हैं जैसे एपैथी, एनिडोनिया, ये सब साइड इफ़ेक्ट टू मेडिकेशंस के उसके साइड इफ़ेक्ट हो रखे हैं ज़्यादा, वो टाइमली मेडिकेशंस भी नहीं लेता है, उसकी फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, पर्सनैलिटी भी क्या है प्री मॉर्बिड है, एग्रेसिव रहता है, बहुत ही वॉयलेंट रहता है, मल्टीपल खूब बार हॉस्पिटल भी जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एक्सप्रेस्ड इमोशन रहता है। तो ये सारी कंडीशंस क्या हैं बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हैं, और ये इधर वाली आपकी गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम में, तो आप यहाँ से एक बार देख लीजिए कि गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के और बैड क्या होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपसे यहीं पे इस क्लास के सेशन को यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। आपको नेक्स्ट क्लास में इसके स्किज़ोफ्रेनिया के 30 से 40 जितने भी क्वेश्चन मेरे से हो सकेंगे आपको सोल्व करवाऊँगा, अच्छे से उनको समझाऊँगा। थैंक यू सो मच। चैनल पे बने रहिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना है। जो सब्सक्राइब कर लेगा उसको बेल आइकन को प्रेस करना है। सब्सक्राइब कौन करेगा? जिसको आगे सिलेक्शन लेना है, अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। अगर बीएससी किया है, बीएससी करने के बाद में अगर जीएनएम करके अगर एक्सपीरियंस करके अगर हॉस्पिटल एम्स में लग गए तो उसके बाद एमएससी करना है, तो एमएससी करने के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना है, उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यदि आप आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं विद जॉब, अपनी जॉब के साथ में, और कहीं कुछ पैसा नहीं देना किसी को भी, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।